हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। कल के वीडियो लेक्चर में मैंने बात की थी कि जो टेस्ट सीरीज़ में जो पूछे गए प्रश्न थे उनका स्ट्रक्चरिंग मैंने किया था। फिर इसके बाद उसका आंसर जो है उसे किस तरह से, मतलब जो आंसर में इंट्रो है, मेन बॉडी है, कंक्लूज़न है, उसे किस तरह से एनसीईआरटी बुक को आधार बना करके लिखा जा सकता है उस पर मैंने अच्छे से बात की थी। पूरे के पूरे कंटेंट एनसीईआरटी से उठा करके लिखे जा सकते हैं, उस पर मैंने डिस्कशन किया था। ये सिर्फ टेस्ट सीरीज़ की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। अभी आने वाले लेक्चर में आप देखेंगे कि यूपी पीसीएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर जो मेंस एग्ज़ाम के हैं उनमें जो पूछे गए प्रश्न हैं उनका आंसर कैसे आप एनसीईआरटी बुक से देख सकते हैं, उस पर भी मैं अच्छे से बात करूंगा। एनसीईआरटी बुक मैं पॉलिटी के लिए हमेशा कहता हूं कि आप 6 से 12 तक की जो एनसीईआरटी उसको और ज़रूर पढ़िए। मेंस एग्ज़ाम को यदि क्रैक करना है तो अच्छे से, क्योंकि बहुत ही ईजी लैंग्वेज में और बहुत अच्छे से एनसीईआरटी बुक को लिखा गया है, तो आप सभी को पढ़ना चाहिए, राइट। और तो कल का जो लेक्चर रहा उसमें तो स्ट्रक्चरिंग हो गई थी, कंटेंट को कैसे आपको एनसीईआरटी बुक से लिखना उस पर मैंने बात कर ली थी। बट प्रेम शंकर सर ने जो आंसर लिखा है उसको मैं नहीं दिखा पाया था, और उसकी वजह ये भी थी कि वीडियो बहुत लंबा हो चुका था, कम से कम 34 मिनट का वीडियो बन चुका था, तो मैं बहुत ज़्यादा और नहीं खींचना चाह रहा था। तो इसकी वजह से और कुछ इस वजह से भी कि ये एनसीईआरटी बुक के जो कंटेंट हैं उनको बताने के चक्कर में वो मैं भूल गया दिखाना। तो आज हम जो सर ने आंसर लिखा है उसको मैं दिखाऊंगा आपको, और सर ने बहुत अच्छा आंसर लिखा है। जो सर की रैंक रही है वो 2 रही है, आप सभी को मालूम है, राइट। चलिए चलते हैं प्रश्न पर। ये कल का ही कोटेशन है, थोड़ा आप लोग को कोटेशन की ज़रूरत है कि नहीं ये भी बताएंगे तो बहुत अच्छा होगा। हालांकि मैं तो हर आने वाली वीडियो में एक कोटेशन तो दूंगा ही आपको, लेकिन आपको कितनी ज़रूरत है थोड़ा ये भी बताएंगे तो अच्छा होगा। कल का कोटेशन आप देखें तो मैंने लिखा था, जब आखिरी पेड़ कट जाएगा, जब आखिरी नदी के पानी में जहर घुल जाएगा और जब आखिरी मछली का शिकार हो जाएगा, तभी इंसान को एहसास होगा कि वह पैसे को नहीं खा सकता, वह पैसा नहीं खा सकता। मतलब आज का जो इंसान है वो इस भौतिकवादी दुनिया में, भौतिकतावाद की दुनिया में इस तरह से डूब चुका है कि वो पैसों के लिए बहुत ही ज़्यादा उसके अंदर लालच आ चुकी है। ज़्यादा से ज़्यादा कमाने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा सुख सुविधाओं के लिए वो गलत से गलत तरीक़ों को यूज कर रहे हैं पैसे को कमाने के लिए। पेड़ काटे जा रहे हैं, आप देख ही रहे हैं। नदी के पानी में जहर घुल जा रहा है। जहर किस कदर घुल रहा है, कहने का मतलब है आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो उद्योग हैं उनमें से निकलने वाले जो कचरे हैं किस तरह से पानी को प्रदूषित कर रहे हैं। आम जनता में जागरूकता की कमी की वजह से घर के कई सारे जो कचरे हैं वो पानी में फेंके जा रहे हैं। तो पानी जो प्रदूषित हो रहा है उसके कई सारे कारण हैं, राइट। यहाँ तो उसी तरह पेड़ भी काटे जा रहे हैं। आगे जब आखिरी मछली का शिकार हो जाएगा, जब मछली भी नहीं होगी, तब इंसान को एहसास होगा कि वो पैसे को नहीं खा सकता, राइट। तो इसको किस तरह से लिंक करना है इससे में, मैंने ये भी कहा था कि जीएस पेपर 1, 2, 3 और 4 में तो संभावना होती है कि आप कोटेशन यूज कर लीजिए, ठीक है। लेकिन 1, 2, 3 में बहुत ज़्यादा कोटेशन यूज़ होते हैं, पता नहीं क्यों। ऐसा कई सारे अभ्यर्थियों की कॉपियों में मैंने देखा है कि हिस्ट्री के प्रश्न हैं, प्लासी के युद्ध और बक्सर के युद्ध की बात हो रही है, तो पता नहीं कहाँ से कोटेशन कोई वीरता वाला ला करके चिपका दे रहे हैं बच्चे। पता नहीं कौन बता रहे हैं, मुझे मनी आइडिया है, लेकिन वहाँ चिपका दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि उनको नंबर मिलेंगे, नहीं मिलेंगे डियर। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। जीएस पेपर 1, 2, 3 में आप ऐसा मत करिए, बचिए। 4 में थोड़ा संभावना है, लेकिन इस सब का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ आप करिए कहाँ, निबंध के पेपर में, वहाँ लिखिए ना। जैसे आप यूपी पीसीएस का देखेंगे तो कल मैं ये भी बात किया था कि एक प्रश्न था कि जब ग्लेशियर का जो पिघलता दर है वो बढ़ रहा है, मतलब ग्लेशियर जो हैं पिघल रहे हैं और उससे मानव जाति पर संकट क्या है, ऐसा कुछ निबंध था, उस पर लिखना था। तो जब इस तरह के निबंध हैं, कोई निबंध का नेचर ऐसा हो कि वो प्राकृतिक संसाधनों का जो दुरुपयोग हो रहा है, यदि उस पर कोई निबंध है तो आप ये कोटेशन चिपकाइए अच्छे से। लेकिन और साथ ही साथ सोर्स ज़रूर लिखिए, ये मैं बार बार बोल रहा हूँ। एलेनिस मान लीजिए नाम नहीं याद है तो कम से कम कनाडाई फिल्म निर्देशक का नाम लिखिए। ये भी मैं बोल रहा हूँ कि मैं जो कोटेशन देता हूँ कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा ईजी हो, जो आपको याद हो जाए, वो कोटेशन देने की कोशिश होती है, राइट। तो ये ग्लेशियर वाले में कल मैं ये भी बताया था, ब्रीफली एक बार मैं बात कर दे रहा हूँ, वीडियो लंबा ना हो, एक बार देख लूँ। चलिए 4 मिनट हो गया, फटाफट कि किस तरह से लिंक करना है मैं ये बता दिया था कि
जब ग्लेशियर जो हैं पिघलेंगे, और पिघल क्यों रहे हैं? जलवायु परिवर्तन के कारण। जलवायु परिवर्तन के कारणों में जाएं, जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है उसके कारणों में जाएंगे तो बहुत सारे कारण हैं कि जो सार्वजनिक वाहन है उनकी बजाय निजी वाहनों का ज़्यादा उपयोग हो रहा है लोगों में, क्योंकि पैसे आ गए हैं लोगों के पास। वो सार्वजनिक वाहनों में जाने के बजाय निजी वाहनों का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। कोई कार लेके जा रहा है, उसमें कोई सिर्फ एक बैठा है मान लीजिए, और सीटें और खाली हैं, वो मेट्रो से भी जा सकता है, बस से भी जा सकता है। नहीं तो ठीक है, पैसा भगवान ने उसको दिया तो यूज़ करेगा ही। तो ये कारण मतलब जो मैं बता रहा हूँ जलवायु परिवर्तन के बहुत सारे ऐसे कारण हैं। जब ये होगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो ग्लेशियर हैं वो पिघलेंगे, और जब वो पिघल जाएंगे तो पता है कि जो नदी हिमालय की जो सतत वाहिनी सदा नीर जो नदियाँ हैं उनमें कभी सूखा कभी बाढ़ की स्थिति दिखेगी। और मैं बताया था कल के उसमें कि किस तरह से जो समुद्र हैं उनका जलस्तर बढ़ेगा, और जलस्तर बढ़ेगा तो वहाँ के रहने वाले लोग प्रवास करेंगे किसी और एरिया में, वहाँ पर जाएंगे। उनको शुरू से फैमिली के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा, उनके पास नौकरी अच्छी नहीं है, स्किल अच्छा नहीं है, खेती कुछ भी करके वहाँ पर आए हैं वो, तो वो कहीं ना कहीं गरीबी और बेरोज़गारी की मार झेलेंगे। जो पॉलिटी में आप देखें तो प्रस्तावना में निहित सामाजिक आर्थिक न्याय का उल्लंघन माना जाएगा या उसका उल्लंघन होगा। आर्टिकल 21 का उल्लंघन होगा, ग्रामीण जो जीवन का अधिकार उसका उल्लंघन होगा। तो किस तरह से निबंध के टॉपिक जब कोई क्वेश्चंस पूछा गया ग्लेशियर पे कि पिघलते ग्लेशियर और मानव जाति पर संकट, और किस तरह से आप उसको लिंक करते हुए सोशल इशू, पॉलिटी और किस तरह से पहुंच जा रहे हैं, मतलब फिर इसके बाद एथिक्स, जितना ज़्यादा जैसे जैसे आप जो ऐड लिंक कर सकते हैं उस तरह से लिंक करिए, लेकिन ध्यान रहे भटकाव नहीं होना चाहिए, टॉपिक से संबंधित ही इससे में कंटेंट होने चाहिए, राइट। चलिए, ऐसे पर अभी तक मेरे 1 वीडियो बने हैं, 6 वीडियो की मैंने बात की थी, मुझे अच्छे से ध्यान है और मैं उसको कंप्लीट करूँगा। थोड़ा समय नहीं मिल पा रहा है, लेकिन ये है कि विदिन 20 डेज़ में मैं कंप्लीट कर दूंगा उसको। ये भी सीरीज चलती रहेगी, उसको भी मैं करूँगा। चलिए प्रश्न को देखते हैं। इस पर तो जो सर का पहला प्रश्न उस पर बात हो चुकी है, जो दूसरा प्रश्न उसको देखते हैं। जो दूसरा प्रश्न था कल का ये था कि भारतीय शासन प्रणाली में विधायिका कार्यपालिका की जवाबदेही कैसे सुनिश्चित करती है, मतलब विधायिका जो है कार्यपालिका की कार्यवाही कैसे, जवाबदेही कैसे सुनिश्चित करती है। तो जो यूपीएससी के स्टेट पीसेस के प्रश्न होते हैं बहुत इजी होते हैं, राइट, बहुत इजी होते हैं। तो जब इजी होते हैं तो स्पष्ट कीजिए लिखा हो शब्द प्रश्न के आखिरी में, इसका एक वीडियो बहुत अच्छा बना करके मैं रखा हूँ कि स्पष्ट कीजिए, आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए, या ऐसे जो शब्द आते हैं परीक्षण कीजिए, राइट। तो उन शब्दों का अर्थ क्या होता है वो जब आए तो आंसर कैसे लिखना हो तो उस पर अच्छे से मैंने डिस्कशन किया है। स्पष्ट कीजिए आए तो एक बार मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। स्पष्ट कीजिए मान लीजिए पूछा जाता है तो मैंने ये देखिए स्पष्ट कीजिए, और लिखा है कि प्रश्न में निहित प्रत्यक्ष रूप से शामिल पक्षों को सरल शब्दों में समझाना होता है, ठीक है। चलिए कहाँ गया, ओके। तो यहाँ पर जो प्रत्यक्ष रूप से शामिल जो पक्ष हैं वो ये सिर्फ इतना है कि विधायिका कार्यपालिका की जवाबदेही कैसे सुनिश्चित करती है, मेन बॉडी में आपको यही बताना है। कल के भी वीडियो लेक्चर में खूब अच्छे से मैंने बात की है, वो वीडियो लंबा है, इसको मैं लंबा नहीं खींचना चाहता, एक बार आप उसको देख लीजिएगा। तो इस पूरे प्रश्न में सबसे पहले जो बनेगी वो भूमिका बनेगी, और भूमिका मैंने कल बताई थी 2 तरह से आप लिख सकते हैं, एक आर्टिकल 75 और एक आप 164 को आधार बना करके भूमिका लिख सकते हैं कि किस तरह से। आर्टिकल 75 में मैंने बताया था कि जो कार्यपालिका है मंत्रिपरिषद है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, और आर्टिकल 164 में जो राज्य कार्यपालिका है या राज्य मंत्री परिषद है वो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। एक ये, दूसरा मैंने बताया कि या विधायिका और कार्यपालिका क्या, उसका एक परिचय दे दीजिए, जैसे सर ने दिया है कि भारतीय शासन प्रणाली में विधायिका के 2 मुख्य अंग हैं, राज्यसभा और लोकसभा। मैंने बताया था कि विधायिका के जो अंग हैं वो विधायिका में संघीय विधायिका में आप राष्ट्रपति को ले सकते हैं, और साथ ही 2 सदन में राज्यसभा और लोकसभा को। ये भी सही है कि 2 मुख्य अंग राज्यसभा तथा लोकसभा हैं, तथा कार्यपालिका का जो निर्माण होता है वो विधायिका के सदस्यों के द्वारा ही किया जा रहा है। देखिए मैंने कई सारे अभ्यर्थियों को एक चीज़ देखा है कि सर ने तो आंसर बहुत अच्छा लिखा है, फिर भी किसी
ने कहा भी है, शायद सात्र ने ये कहा है कि आप चाहे जितनी सावधानी से कोई काम कर लें, कुछ भी कर लें, उसमें कुछ ना कुछ यहाँ कमियाँ रह जाती हैं। कंफर्म नहीं है सात्र ही थे कि कौन थे, आपको पता है तो आप बताइए, शायद यही थे मेरे ख्याल से। तो उन्होंने कहा था कि कुछ ना कुछ कमियां रह ही जाती हैं। खैर, सर ने आंसर तो बहुत ही अच्छा लिखा है, मैं ये बार बार बोल रहा हूँ, लेकिन मैंने कई सारे अभ्यर्थियों को देखा है कि जो प्रश्न में लिखित शब्द होते हैं, पता नहीं क्यों भूमिका की जब लिखना शुरू करते हैं तो शुरू में निरंतरता के साथ वही शब्द हूबहू छापते हैं। ये आपको नहीं करना है डियर, इससे बचना है। जिस तरह से यहाँ लिखा है कि भारतीय शासन प्रणाली में, तो सर ने भी लिखा है कि भारतीय शासन प्रणाली में, ठीक है। अब विधायिका को भी ऐड कर लें तो इस तरह से देखिए तो 4-5 शब्द हो जा रहे हैं। बचने के लिए आप यहाँ भारतीय शासन प्रणाली में लिख दीजिए भारतीय संसदीय प्रणाली में, राइट, भारतीय संघीय प्रणाली में, कुछ ऐसा करके शुरुआत कीजिए। जो यहाँ पर है वही मत करिए, ज़्यादा अच्छा होगा। चलिए, तो जो भूमिका है बहुत अच्छी है, गुड। जब कुछ मतलब एक मेरी आदत ये है कि जब कोई बच्चा या कोई अभ्यर्थी बहुत अच्छा आंसर लिखता है तो मैं सीधा उसको एक्सीलेंट, गुड, उसके कंटेंट की सराहना करता हूँ और अच्छा नंबर देकर के आगे बढ़ जाता हूँ। मेरी एक आदत पता नहीं क्यों कि ज़बरदस्ती का वहाँ कंटेंट ऐड नहीं करता कि ये भी करो ये भी करो। इससे क्या होता है कि बच्चा कन्फ्यूज़ होता है। कई सारे बच्चों को मैंने देखा है कि मेरा एक जो अनुभव रहा है वो आकर कहते हैं कि सर मतलब इतना सारा अच्छा लिखे हैं, क्या ये जो सर ने सजेस्ट किया है एग्जामिनर के दौरान कुछ कंटेंट जो भी सजेस्ट किए गए क्या इसको भी ऐड करना है? तो मैं देखता हूँ, आंसर पढ़ता हूँ, फिर मुझे लगता है यार कि जगह भी नहीं है, अब इसमें कोई सजेस्ट किया क्या उसको भी ऐड करना चाहिए। तो मैं बोलता हूँ कि भाई देखिए अच्छा लिखा है आपने, वो एग्जामिनर के द्वारा ये सजेस्ट कर दिया गया है कि ये भी लिखा, ये भी लिख सकते हैं। यदि आपको 1-2 पॉइंट कोई हटा दीजिए, उसकी जगह वो जो एग्जामिनर ने दिया है वो लिख दीजिए। फिर जब आप वो लिख देंगे तो एग्जामिनर हो सकता है फिर इसको सजेस्ट कर दे, राइट। तो खैर, तो मेरी आदत जो ये है कि आंसर किसी ने अच्छा लिखा तो मैं थोड़ा कमेंट करने से कम ही बचता हूँ। जो उसने लिखा है उसकी सराहना करते हुए, नंबर अच्छे देखते हुए आगे बढ़ जाता हूँ। तो यहाँ पर सर ने जो भूमिका लिखी काफ़ी अच्छी लिखी है। फिर जो मेन बॉडी में क्या करना है कि ये बताना है कि विधायिका कैसे कार्यपालिका पर नियंत्रण करती है। तो यहाँ पर देखिए सर ने लिखा है प्रश्नकाल संसदीय कार्यवाही का पहला घंटा होता है। इसके लिए निर्धारित कार्यपालिका से विभिन्न मुद्दों पर प्रश्न पूछे जाते हैं। और कल के एनसीईआरटी बुक में बताया था कि विभिन्न मुद्दों में क्या आते हैं, राइट। एनसीईआरटी की बुक में 1 मिनट मैं आपको फटाफट दिखाते भी चलता हूँ एक बार। ये देखिए प्रश्नकाल है और बताया था कि संसद के अधिवेशन के समय प्रतिदिन प्रश्नकाल आता है जिसमें मंत्रियों के सदस्यों से तीखे प्रश्न पूछे जाते हैं। और तीखे प्रश्न में बताते हैं समाज के कमजोर वर्गों के विरुद्ध अत्याचार, दंगों और कालाबाजारी आदि का उदाहरण दिया था, राइट। चलिए, तो ये प्रश्न पूछे जाते हैं। बजट स्वीकृति, बजट पर चर्चा व स्वीकृति के माध्यम से अनुच्छेद 112 का दिया गया है फैक्ट एक्ट, बहुत अच्छा। विभिन्न, और जूम कर देता हूँ, विभिन्न कटौती प्रस्ताव, तो ये है, इसके द्वारा भी क्या किया जाता है, कार्यपालिका को उत्तरदायी ठहराया जाता है। निंदा प्रस्ताव है, किसी मंत्री के विरुद्ध आता है। अविश्वास प्रस्ताव, सरकार को अपना बहुमत सिद्ध करना पड़ता है जब अविश्वास प्रस्ताव सदन में लाया जाता है। फिर इसके बाद संसदीय समितियां, प्राक्कलन, लोक लेखा, सार्वजनिक उपक्रम व विभागीय समितियों द्वारा क्या किया जाता है, कार्यपालिका को उत्तरदायी ठहराया जाता है। अब कैसे, बहुत ज़्यादा विस्तार देने की ज़रूरत नहीं होती। कई सारे अभ्यर्थियों में दिक्कत इसी बात की है कि ये पढ़ने के बाद फिर इसके बारे में बहुत विस्तार देने पड़ते हैं। यही तरीका तो डियर सीखना है कि आप अविश्वास प्रस्ताव को पढ़ेंगे लंबा चौड़ा, राइट। अब उसमें से लिखा कितना गया है शब्द, 5, 6, 7 शब्द लिखे गए हैं। ये तरीका ही तो सीखना है आपको। टॉपर्स की कॉपी में और क्या सीखेंगे आप, कुछ और ख़ास थोड़ी ना सीखेंगे। आपको यही सीखना है ना कि हम जब 500 शब्द पढ़े, उन 5 शब्द, मान लीजिए प्रश्नकाल पे आपने 500 शब्द पढ़ा, उन 5 शब्दों को सर ने कैसे 10 शब्दों में समेट करके बता दिया। यही गुण तो आपको सीखना है, यही सीखिए और कुछ ज़्यादा दिमाग मत लगाइए, राइट। लेकिन 500 शब्द पढ़ने पड़ेंगे, ये कि नहीं आप ये 10 शब्द पढ़ करके आपका काम बन जाएगा। जब ये आप 500 शब्द पढ़ते हैं ध्यानपूर्वक तो ये 10 शब्द निकाल पाते हैं काम के, और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। जब कॉन्सेप्ट क्लियर रहता है तो हमेशा के लिए कोई भी चीज़ें याद हो जाती हैं। चलिए, सीएजी की रिपोर्ट द्वारा भी कार्यपालिका को उत्तरदायी ठहराया जाता है। स्थगन प्रस्ताव, अभिलंबनीय देश के लिए आवश्यक मुद्दों पर संयुक्त संसदीय समितियों द्वारा, जैसे डाटा प्रोटेक्शन बिल 2019 में 82 थोड़ा फैक्ट देखने की ज़रूरत है, 2019 में सुझाव दिए गए जिससे सरकार ने बिल वापस ले लिया। तो सर ने ये जो एग्जाम्पल दिया विधेयक का, कल का जब मैं एनसीईआरटी बुक में ये संयुक्त संसदीय समितियों पर बात कर रहा था तब बताया था
कि आप करंट अफेयर्स तो पढ़ते ही है ना। और विजन आईएएस की मैगज़ीन में बताता हूँ कि मेंस एग्ज़ाम के लिए प्री के लिए बहुत ही अच्छी मैगज़ीन है। आप जब वहाँ पढ़ते हैं तो जब भी कभी कोई बिल समितियों को दिया जाता है तो वो चीज़ें आपको पढ़ने को मिल जाती हैं करंट अफेयर्स में। तो वो जो विधेयक होता है तुरंत आप एनसीईआरटी बुक खोलिए, जो भी आपकी नोट्स बुक है वहाँ पर जाकर कि वो बिल 1-2 लेटेस्ट लिख लीजिए, वो काम आपको देगा। ये मत सोचिए पता नहीं प्रश्न आए कि ना आए, आप लिखिए तो ये सोच के चलिए कि इन फ्यूचर वहाँ से प्रश्न बनेंगे, और बनेंगे तो मैं कैसे वहाँ पर जाकर के डिलीवर करूँगा। वहाँ पे लिखेंगे, जब भी रिवीजन करेंगे वो भी उस विधेयक पर आपकी नज़र चली जाएगी और याद भी हो जाता है अच्छे से, राइट। चलिए फिर इसके बाद देखिए, मैंने कल बताया था कि अस्पष्ट कीजिए पूछे तो संभावना ये होती है कि जैसे अस्पष्ट कीजिए पूछा गया तो आप मेन बॉडी में बता दिए कि विधायिका कैसे कार्यपालिका को कंट्रोल करती है। अब आपको अस्पष्ट कीजिए जैसे प्रश्नों में सिर्फ विधायिका की और भी क्या इंपॉर्टेंस बता सकते हैं निष्कर्ष में, कुछ लास्ट में आप लिख दीजिए। जैसे कल के निष्कर्ष में मैंने बताया था कि आप 2 तरह से लिख सकते हैं। एक तो मैंने बताया था, 1 मिनट, अच्छा एक चीज़ और है कि यदि मान लीजिए किसी को सृजन बैच में एडमिशन लेना है तो हाँ, खास बात यह है कि बैच शुरू होने वाली है ये जुलाई से 15 या शायद 20 जुलाई, जो भी शुरू हो, आप नंबर पर व्हाट्सअप करके और जानकारी ले सकते हैं। कुछ विशेषताएं हैं, ठीक है। फीस 1000 है। अनुकरण हिंदी साहित्य का है, 40 क्वेश्चंस दिए जाते हैं, प्रतिदिन 2 क्वेश्चंस, फीस 1000 है। कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप भी है। यूपीएससी मेंस टेस्ट सीरीज है, जीएस पेपर 1, 2, 3, 4, राइट। फिर इसके बाद प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज है यूपीपीसीएस। फीस अभी इस टाइम पे शायद 700 है। एक बार आप फ़ोन करके कॉल करके बात कर लीजिए। तो ये सब चीज़ें हैं जो यूपीएससी हिंदी तरफ से इनिशिएटिव है, बहुत ही कम कॉस्ट में। हिंदी साहित्य के 6 टेस्ट हैं, 4 पार्ट में है, 2 फुल में है। ये डिटेल्स से हैं, और भी जानकारी के लिए ऊपर दिए गए नंबर पर कॉल करिए। फीस में अभी छूट है। एनसीईआरटी बैच जो कि बहुत ही ज़्यादा अपनी इंपॉर्टेंस रखती है डियर, तो ये जो व्हाट्सअप नंबर है वो यहाँ से आप कॉल या फ़ोन करके इस बैच में एडमिशन ले सकते हैं। मैं सबको सजेस्ट करूँगा कि भाई कुछ करो मत करो, एनसीईआरटी बैच को ज्वाइन कर लो। एनसीईआरटी बैच को ज्वाइन करो, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करो। बहुत अच्छी क्लासेज हैं। ज्योग्राफी गौरव सर ने पढ़ाई है, बहुत शानदार ज्योग्राफी पढ़ाई है सर ने। और भी सर हैं जो पढ़ाए हैं, और करंट से अच्छे से लिंक करके कॉन्सेप्ट को क्लियर किया गया है, ठीक है। चलिए, तो कल जो मैं बता रहा था कि जो निष्कर्ष है, निष्कर्ष में आप 2 तरीके से लिख सकते हैं। एक तो ये है कि ये निष्कर्ष आप लिख सकते हैं कि संसदीय लोकतंत्र में जनता की इच्छाओं का प्रतिनिधित्व करने वाली यह विधायिका अत्यंत शक्तिशाली उत्तरदायी संस्था, यही संसद की लोकतांत्रिक शक्ति का आधार है, ठीक है, ये बताया था। अब यहाँ पर जो सर ने लिखा है, फिर इसके बाद बताया था स्पष्ट कीजिए, तो सिंपली उस तरह से लिख सकते हैं। लेकिन अच्छा ये भी होता है कि आप थोड़ा विधायिका की सीमाएं क्या हो उस पर भी थोड़ा बात कर लें। जैसे सर ने लिखा है कि किंतु विधायिका का यह नियंत्रण सरकार के बहुमत के आगे निष्प्रभावी सिद्ध हुआ है। मतलब विधायिका जो आज है वो कमज़ोर क्यों साबित हो रही है, क्योंकि सरकार में किसका बहुमत है, कार्यपालिका का, इससे कहीं ना कहीं कमज़ोर महसूस हो रही है। और कल की वीडियो डिस्कशन में इसीलिए लंबा हुआ है, उस पर मैंने अच्छे से बात की है कि स्पष्ट कीजिए प्रश्नों में भी हम विधायिका की सीमाएं क्यों बताएंगे, इस पर मैंने बात की है। मूल्यांकन जैसे प्रश्न आते हैं तो वहाँ पर हम तो करते ही हैं कि ऐसे यदि मान लीजिए इसी प्रश्न के आखिरी में मूल्यांकन लिखा होता तो विधायिका कैसे कार्यपालिका कंट्रोल करती है, मेन बॉडी में बताने के बाद आप मूल्यांकन में विधायिका की सीमाओं को भी तो बताएंगे मूल्यांकन जब पूछा जाएगा। साथ ही साथ मैंने बताया था तुरंत पैरा चेंज करेंगे, फिर इसके बाद निष्कर्ष में लिखेंगे कि विधायिका की इंपॉर्टेंस बताते हुए विधायिका में सुधार हेतु सुझाव देंगे। और निष्कर्ष के तौर पर मैंने अच्छे से ये कुछ लिख करके भी दिखाया था, और ये निष्कर्ष कैसे आपके एनसीईआरटी में है उसको भी मैंने बात की थी, तो आप ज़रूर एक बार वो देखिए। यहाँ पर दोहराऊंगा, वीडियो लंबा हो जाएगा। सर ने जो लिखा उस पर हमें बात करनी है। तो सर ने कुछ सीमाएँ बता दी, राइट, विधायिका की। फिर सर ने लिखा है अतः संसदीय समितियों की सलाहों की अनिवार्यता होनी चाहिए, मानना चाहिए उनकी सलाहों को। बजट में गिलोटीन व्यवस्था को समाप्त कर देना चाहिए तथा विपक्ष को रचनात्मक व विचारवान बनाकर विधायिका के कार्यपालिका नियंत्रण को प्रभावी बनाया जा सकता है। कुछ इस तरह से सजेस्टिव कंक्लूजन है। तो बहुत अच्छा निष्कर्ष रहा सर ने जो लिखा है। तो सर का आंसर तो काफ़ी अच्छा है, ठीक है। पहला और दूसरा आप लोगों देखिए और सीखिए कि एक अच्छा आंसर कैसे लिखा जा सकता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मिले। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताइए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नमस्कार। हाँ, किसी तरह का आपका सजेशन है, कोई कमेंट है, कोई प्रश्न पूछना चाहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।